हाय एवरीवन। आज का लाइव सेशन हमारे एक स्पेशल गेस्ट के साथ है। मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को प्लान कर रही थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली जो है आज ये चीज़ जो है एग्जीक्यूट में कर पाई हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूँगी आज के गेस्ट के साथ। आज हम जानेंगे उनकी स्टोरी, उनके चैलेंजेस। मैं अर्लियर पहले जो थी टीवी वॉरियर्स की स्टोरी कवर करती थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो बीच में स्टॉप हो गया। बट आई एम ग्लैड मैं उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमें दूसरों की स्टोरी भी पता चलती है, उनके चैलेंजेस भी पता चलते हैं। अगर किसी का सिमिलर चैलेंज हो तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है हमें वो चीज़ भी पता चलती है। आज हमारे साथ जो होंगे वो एक MDR टीवी वॉरियर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। उनके अपने स्ट्रगल से, अपने चैलेंजेस से, उनको उन्होंने कैसे फेस किया और कैसे आज जो है सक्सेसफुली वो हैप्पीली लाइफ जो है प्रोसीड कर रहे हैं फर्दर। आज हम सब ये चीज़ें जो है वो जानेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू आप सबका, आप जो है मिनी व्लॉग्स भी देखते हैं और वीडियोस भी देखते हैं और आपका प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं, इंस्टा पे भी शेयर करते हैं, यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं। और मैं भी ट्राई करती हूँ कि जितना मैं उन चीज़ों को कवर कर सकूँ उतना मैं कवर करूँ। और रही कमेंट्स की बात, तो कमेंट्स पे अगर मैं ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकती तो मैं वीडियो के थ्रू जो है रिप्लाई कर देती हूँ। गाइज अभी आई एम वेटिंग फॉर द गेस्ट। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम जो है अपना जो है टीवी वॉरियर स्टोरी जो सीरीज़ है एक स्टार्ट की हुई मैंने, वो हम शुरू करेंगे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। और जब तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन में आप दोबारा में से पूछा जाता है स्किन से रिलेटेड। मैंने बहुत बार इस चीज़ का रिप्लाई किया है लेकिन मैं दोबारा यहाँ रिप्लाई कर देती हूँ कि स्किन कलर वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो स्किन कलर का ये है कि वो वापस आ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे वापस आता है। वो बिल्कुल जल्दी वापस नहीं आता। किसी की स्किन काली हो जाती है, किसी की साइड इफेक्ट से रेड हो जाती है, तो इट टेक्स टाइम। बाकी आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, कितना डिटॉक्सिफाई करते हो आप, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए वरी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हो लेकिन वरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी जो है अभी इनका रिक्वेस्ट आ चुका है। आई डोंट नो, तो मैं इनको ऐड नहीं कर पा रही हूँ। यस यस। तो हेलो। आज हाय। गाइस आज हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक शर्मा जो कि दिल्ली से हैं एंड इन्होंने जो है अपना ट्रीटमेंट मार्च 2020 में खत्म किया हुआ है। आज हम जानेंगे उनकी साइड की स्टोरी, क्या इनके चैलेंजेस थे, क्या इन्होंने लाइक किया। और अभिषेक क्या आप म्यूट कर सकते हो अपनी साइड का? एक्चुअली में मेरा जो ट्रीटमेंट था वो 2019 में स्टार्ट हुआ था नॉर्मल टीबी का। ओके। अभिषेक मैं कह रही हूँ आप अपने साइड का म्यूट कर सकते हैं एक बार, क्योंकि आपका बैकग्राउंड से भी आवाज आ रही है। जब आप मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। गाइस आज अभिषेक के साथ जो है
हम उनके, जैसे मैं बताया कि उनकी स्टोरी तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन जो उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, उनको कैसे टैकल किया है, क्या उनका जो सबसे वर्स्ट फेज रहा है, वो सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या डाइट लिया, और क्या जो है अगर सिस्टम में ये चीजें होती, या इजी कुछ ऐसे सिस्टम में कुछ पॉलिसीज होती, या वट एवर जो उनको लगता है, तो इजीली टीबी का ट्रीटमेंट हो जाता है, ये टीबी होता ही नहीं, ऐसी कुछ चीजें हम उनसे डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उनसे डिस्कस करेंगे, वो है टीबी ड्रग शॉर्टेज, जो कि अभी करंटली बहुत ज्यादा चल रहा है। सो वेलकम अभिषेक इस सीरीज में, आपका टीवी वॉरियर सीरीज में, जो मैं पहले कंडक्ट करी थी, लेकिन आज मैं दोबारा आपके साथ इसकी शुरुआत कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। सबसे पहले आप इंट्रो दीजिए, देन वी विल वांट टू नो कि आपकी जर्नी कैसी थी, कैसे आपको टीबी हुआ, कितने साल चला, क्या इसमें चैलेंजेस आए थे। अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, अब आ रही है। अभिषेक, दोबारा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप हेडफोन हटा दीजिए, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, हमारी आवाज? हाँ जी, आ रही है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मेरी एज 35 है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ, 2009 में जब है मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी रहने लगी, मेरा वेट भी काफी लॉस हो गया था और मुझे खांसी बहुत ज्यादा हो रही थी। आफ्टर दैट मैंने डॉक्टर को दिखाया, किसी को समझ नहीं आया। फिर मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे बताया कि आपको टीबी है। टेस्ट वगैरह करवाया था उन्होंने मेरा, उसके बाद मेरा टीबी निकला। मैंने थोड़े टाइम दवाई खाई, फिर उन्होंने मेरा एक और टेस्ट कराया जिसमें मेरा एमडीआर आया, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि एमडीआर है। वो मेरा नॉर्मल ट्रीटमेंट चलाते रहे लोग 11 महीने तक। इसके बाद मेरा ट्रीटमेंट जो है खत्म कर दिया उन्होंने, और 1 साल के आसपास का टाइम रहा होगा, तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं दिखा, मेरा वेट और लॉस होता रहा धीरे धीरे। फिर मैं गवर्नमेंट डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दोबारा टेस्ट किया, उन्होंने बोला आपका एमडीआर है स्टार्टिंग से ही, और आपका ट्रीटमेंट जो है नॉर्मल चला है। तो मेरी फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मेरा 19 महीने फिर ट्रीटमेंट चला है, जिसकी दवाई मैंने अब मार्च 2023 में खत्म की है, और अब आप सबके सामने बैठा हूँ। ओके, तो आपको क्या लगता है, लेकिन आपका मतलब टाइम बच सकता था अगर डॉक्टर जो है आपका सही ट्रीटमेंट चलाते उस टाइम। जी हाँ, बिल्कुल टाइम बच सकता था। एक्चुअल में क्या होता है, मैं डॉक्टर की भी नहीं कहूँगा, प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं उनको नहीं होता इतना एक्सपीरियंस कह लीजिए, या फिर इतना पेशेंट के लिए थोड़ा केयर की वो ठीक हो जाए। उनको बस ये होता है कि हाँ ठीक है, आ रहा है हमारे पास बंदा, हमारी फीस मिल रही है, बस इतना बहुत है। वो इतना ज्यादा आपको गाइड भी नहीं करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जितना गवर्नमेंट है डॉक्टर आपको गाइड करते हैं ना, वो ऐसी कोई गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। ओके, तो आपका क्या कहना, अगर किसी को कोई भी सिम्टम्स आए तो अभी ये क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि प्राइवेट के पास जाए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास जाए, क्योंकि गवर्नमेंट में भी ये होता है ना कि उनको चलो सैलरी मिल रही है, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है, ये हर किसी का नहीं। मैं नहीं मानता, डेफिनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वो प्रॉपर आपको WHO की गाइडलाइन फॉलो करते हैं और आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, साथ ही आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। प्राइवेट डॉक्टर्स ऐसा कुछ नहीं करते। ओके, बिकॉज प्राइवेट में आई थिंक चलो वो मनी माइंडेड होता है कि जितने उनको पैसे मिल रहे हैं उतना करीब वो करेंगे, और जितनी भी मेडिसिन है वो भी मतलब बाहर से दे रहे तो वो भी एक्सपेंसिव होती है। ये मेरे ख्याल से कॉस्ट के साथ, इसके साथ एक कॉस्ट वाला फैक्टर भी एक आ जाता है। हाँ, ऐसा कह सकते हो, मनी माइंड। मेरे केस में तो ऐसा रहा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब तक डॉक्टर को फीस देते रहो, जितने उनसे फीस के मतलब पैसे जब तक नहीं दिए तब तक वो मेरी बात सुनेंगे। जैसे उनके हाथ में पैसे आए वो कहते हैं हाँ ठीक है, जाओ नेक्स्ट विजिट में मिलेंगे आपसे। ओके, सो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए थे एमडीआर टीबी के दौरान? एक्चुअली मेरा वेट लॉस हो गया था, पहले सबसे बड़ी चीज तो मेरा वेट हमेशा 68 के आसपास रहा है, तो वो सडनली 60 ड्रॉप हो गया था एकदम से ही। ओके, उसके अलावा मेरे को हमेशा खांसी रहती थी, कफ रहता था, गला ठीक नहीं रहता था, कभी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव था गला, ये सारी
सिम्टम्स से मेरे को मेनली ज्यादा कुछ नहीं था कि हाँ बहुत ज्यादा मैं बीमार फील करता हूँ या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपने दवाइयाँ स्टार्ट कर दी, उसके बाद क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हुए थे दवाइयों के आपको? देखिए 5 महीने तक तो मुझे एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट के दौरान कोई खास साइड इफेक्ट हुए नहीं। हाँ, नौजिया होता था, जी घबराता था कभी कभी, थोड़ा मन उदास रहता था, डिप्रेशन वगैरह ये सब चीज होती है स्टार्टिंग के 5 महीने। उसके बाद जब मेरी बिडाकुलिंग बंद हुई तब मेरे को थोड़े साइड इफेक्ट दिखने शुरू हुए। मेरे पैरों में जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बताया पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जो कि लिंजोनिड मेडिसिन होती है, उसकी वजह से हुई है। तो मेरे पैरों ओके, में जलन रहती थी, सूजन रहती थी और पेन रहता था, नमनेस हो गई थी बहुत ज्यादा। इसका फिर मैंने ट्रीटमेंट चलाया न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके। 3 महीने में मेरी पैरों की जलन खत्म हो गई थी, लेकिन नमनेस और स्वेलिंग आज तक है। इवन मेरे ट्रीटमेंट को 6 मंथ से ऊपर हो गए हैं खत्म हुए, आज भी मेरे को वो प्रॉब्लम है। तो इसका क्या डॉक्टर ने बताया है कि ये धीरे-धीरे चला जाएगा और इट्स लाइक फॉरएवर रिवर्सिबल है? नहीं, डॉक्टर ने कहा कि इसको थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, क्योंकि टॉक्सिक मेडिसिन होती है बहुत सारी एमडीआर की, तो उसका असर खत्म होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। जैसे मेरे फेस का कलर है वो डल हो चुका है, उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा। मेरा स्टमक है जो बैलेंस नहीं रहता, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी मोशंस, कभी मतलब इस टाइप का भी मेरे साथ चल रहा है। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं। ओके, तो जब आपको नमनेस और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हुआ था, तो डॉक्टर ने क्या जो मेडिसिन थी उसका डोज वगैरह रिड्यूस किया था? क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, मेडिसिन बंद भी करनी पड़ सकती है, तो ऐसा कुछ किया था डॉक्टर ने? कोई ऐसा चीज आपके साथ हुई थी? देखो जो मेरे टेस्ट वगैरह हुए थे इसके पैरों के लिए न्यूरोपैथी के, तो उस टाइम डॉक्टर ने मुझसे पूछा था मेरी कौन कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है, क्योंकि इसके लिए तो न्यूरोलॉजिस्ट अलग थे, अलग हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो उनको मैंने बताया ये मेडिसिन है, तो उन्होंने मार्क किया था कि लिंजोनिड है। उन्होंने कहा आपको इंस्टेंट इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो हालत है और वर्स्ट हो जाएगा, आपकी और ज्यादा पैरों में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आप चल भी ना पाओ। तो इसके लिए फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गया था उनकी रिपोर्ट लेके, और उन्होंने मेरी इमीडिएटली लिंजोनिड स्टॉप कर दी थी। ओके, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट दिया था या बंद ही कर दी थी उन्होंने कम्प्लीटली? ये तो मेरी बंद कर दी थी, इसकी जगह उन्होंने मुझे अलग मेडिसिन दे दी थी। जैसे पहले मेरी मेडिसिन चलती थी, लीवोफ्लॉक्सिन वगैरह चलती थी, साथ में लिंजोनिड थी, वो स्टॉप करके फिर उन्होंने मेरी मॉक्सिफ्लॉक्सिन स्टार्ट कर दी थी। साथ में मुझे एथोनामाइड देनी स्टार्ट कर दी थी, जो कि मेरी पहले नहीं चली थी 5 महीने। ओके, ओके। तो ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट सबसे चैलेंजिंग क्या रहा? आप बोल सकते हैं जैसे कि यार ये चीज जब मुझे अंदर से हिला दिया, कोई ऐसी मूवमेंट हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी चीज जो होता है ना कि पर्सन को अंदर से हिला देती है, और वर्स्ट फेज मतलब वर्स्ट चीज आपको बोल सकते हैं उस चीज को। देखो मेडिसिन तो ऐसी है ही जो बंदों को हिला दे, ठीक है, उनका तो कोई नो डाउट, मतलब इंसान वो नहीं रहता जो पहले था। आफ्टर मेडिसिन वो कुछ और हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चीज जिसने मुझको अंदर से हिला दिया होता लोगों का व्यवहार जो मेरे प्रति था और मेरे प्रति हो गया। मतलब मैं कह नहीं सकता, जिन लोगों से सबसे ज्यादा अटैच रहा हूं मैं हमेशा, उन लोगों ने तो बिल्कुल कम्प्लीटली साथ छोड़ दिया था। सिर्फ एक मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, इन लोगों ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है। इनके अलावा कोई नहीं था जिन्होंने मेरा साथ दिया है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरा बच्चा 5 साल का है अब, मेरे स्टार्ट अपने 1 साल की एज तक वो मेरे साथ रहा है, उसके बाद 4 साल तक वो मुझसे अलग रहा है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि बच्चा जो है अपने फादर से कैसे अलग रह सकता है, उसने क्या क्या फेस किया, मतलब काफी दिक्कत रही। ओके, सो ये तो चलो फैमिली की बात है, रिलेटिव्स की बात है, क्योंकि रिलेटिव से वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट या फैमिली से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल क्लोज वंस होते हैं हमारे। और हाँ जी तो बिल्कुल। नहीं, तो अगर उनसे भी सपोर्ट ना मिले तो ऑब्वियसली बहुत ही डिसहार्टनिंग है, बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है इस चीज को। बट आई एम ग्लैड कि आपकी फैमिली में आपका वाइफ ने आपका फुल सपोर्ट किया है, आपका बच्चा माशाल्लाह भी बड़ा भी हो गया है, और भगवान करे सब ठीक रहे, आगे सब सही रहे। तो अब मैं आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस पे कुछ सपोर्ट मिला आपको, या वहाँ पे भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया था? देखिए स्टार्टिंग में मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आप काम नहीं कर सकते, आप ऑफिस मत जाओ, या आप थोड़ा छुट्टियां लेके घर बैठ जाओ,
लेकिन क्या है एक्चुअली मैं थोड़े दिन घर बैठा भी, हफ्ते 10 दिन के आसपास मुझसे घर बैठा नहीं गया, मेरे को और ज्यादा दिक्कतें होती थी, मतलब माइंड काफी डिस्टर्ब रहता था। तो मैं ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था, मास्क लगा के काम करता था, ऑफिस वालों को बता दिया था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उनका काफी सपोर्ट रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मेरे को अलग कर दिया या कुछ और, नहीं, मैं कमरे में बैठता था, मास्क लगा के बैठता था। जब मुझे खाना वगैरह खाना होता था तो थोड़ा अलग हो जाता था मैं। बाकी मुझे ऑफिस की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है, किसी ने मुझे ऐसा भी फील नहीं करवाया कि मैं पेशेंट हूँ या कुछ और है। तो काफी अच्छा रहा ऑफिस में, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मिथ, जैसे आपने कहा कि खाना खाने आप अलग बैठ जाते थे, बट खाना साथ में खाने से कभी टीबी नहीं फैलता है, नहीं, ये एक्चुअली मतलब। मुझे लंग्स टीबी था ना, तो मैं नहीं, मैं थोड़ा अंदर भी रहता है कि किसी और को प्रॉब्लम ना हो हाँ, जाए, हाँ, तो वो इसलिए मैं एक दूर ही रहता पर्सनल था। वो रहता है कि मेरी तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आई हाँ जी, हाँ जी। अंडरस्टैंड दैट। बट अगर हम लेकिन दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझे, तो हमें भी समझना चाहिए कि हाँ, थोड़ा केयर किया जाए उनके लिए भी। या बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन बस एक ही मिथ है जो मैं भी बस करना चाहती हूँ कि गाइस, साथ में खाना खाने से, ये तो चलो हमारा एक पर्सनल ये होता है अंदर से कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि साथ में खाना खाने से, टीबी पेशेंट के साथ आप खाना खा रहे हो तो आपको तो टीबी नहीं हो सकता। टीबी जो फैलता है, लंग टीबी की बात कर रही हूँ। अगर कफ पर्सन जो है डायरेक्टली स्नीज कर रहा है या कफ कर रहा है, तो वो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होता है एयर में होता है, एयर के थ्रू ही फैलता है। तो वो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चले जाएं तो उस वजह से आपको टीबी हो सकता है। लेकिन अब अगर किसी के साथ खाना खा रहे हो तो आपको टीबी नहीं हो सकता। लेकिन ऑब्वियसली एक डर रहता है, जैसे अभिषेक ने कहा कि एक डर हमारे अंदर रहता है कि यार ये पर्सन हमें इतना सपोर्ट कर रहा है तो कहीं इसी को ना हो जाए, तो वो हमेशा अगर हो गया तो हमारे अंदर वो गिल्ट हमेशा ही रहेगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से प्रिकॉशन लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एज अ टीबी पेशेंट हमें प्रिकॉशन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अगर हम एक्टिव टीबी है हमारे अंदर तो हाईली रिस्क होता है कि साथ वाले पर्सन है उनको हम इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर हम प्रिकॉशन ना लें। लेकिन वो भी तब रहता है कि स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन अगर दवाई ले रहे हो, 15 दिन आप दवाई ले रहे हो प्रॉपर, तो वो रिस्क जो है बिल्कुल कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कॉन्टेजियस नहीं रहते हैं। तो स्टार्टिंग के जो होते हैं 15 से 20 दिन जो होते हैं, मेनली जो 2 वीक्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जिसमें हमें हाईली प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। तो अभिषेक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि डाइट में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। मैं बताती भी हूँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो शायद शायद उनको थोड़ा और यकीन हो जाएगा। देखिए, जो मेरा टीवी स्टार्ट हुआ था उस टाइम तो भूख लगती नहीं थी, ना खाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ट्रीटमेंट मेरा आगे बढ़ता रहा, मेरी भूख खुल गई, और मतलब कुछ ज्यादा ही खुल गई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा स्टार्टिंग के 5-6 महीने में ही 10 से 11 किलो वेट बढ़ चुका था। उसके लिए मैं क्या करता था, सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले तो मेडिसिन लेनी थी गैस की, उसके तुरंत बाद ड्राई फ्रूट खाता था, फिर अपना 9-9:30 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करता था, जिसमें हैवी ब्रेकफास्ट होता था। मेरे को अगर 3 रोटी की भूख है तो मैं 4 खाता था, इस तरीके से, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा भूख लगती थी। फिर 11 बजे के आसपास फ्रूट खाता था, 11:30 से 12 के बीच में दवाई लेता था, और 2 घंटे बाद फिर मैं लंच लेता था। शाम को 4-5 बजे एक फ्रूट ले लिया, रात को खाना खाया, और सोने से पहले एक गिलास दूध जरूर लेता था मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था हल्का सा भी अंदर थोड़ा सा भी खाने की कमी रह गई तो बेचैनी होने लग जाती थी। तो वो अपने आप ही आपको फोर्स करती है कि आप खाओ खाओ और खाओ, और ये खाना जरूरी है। अगर बाई चांस आपसे या किसी से नहीं खाया जा रहा है तो जबरदस्ती खाइए, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मेडिसिन अंदर से आपको खोखला कर देगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें। बिल्कुल सही कहा आपने, डाइट एक मेडिसिन के साथ जो है डाइट भी बहुत क्रूशियल है। अभी एक कमेंट आया है जैन साहब 1112 का, एंड शी इज सेइंग मैं प्रेग्नेंट थी इसीलिए अभिषेक सर दूर बैठे थे खाना खाने, जैसे मैं और मेरा बेबी बिल्कुल ठीक रहे। तो आई गेस ये आपके ऑफिस से ही होंगे, हाँ आपके जी, हाँ जी, कलीग ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम सो सारे एक रूम में अच्छा बैठते लग रहा थे। है कि कितना सपोर्ट उनका था, और लाइक कितनी जो होती है एक फीलिंग होती है टुवर्ड एक फीलिंग, मतलब बहुत मुझे समझ आ रहा है। सो आप भी ब्लेस्ड हो, और ये भी ब्लेस्ड है कि आप एक साथ कलीग हो यहाँ पे।
क्योंकि ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे भी आपको, घर में तो चलो हो ही रहा है, लेकिन वर्क प्लेस पे भी वो चीज हो तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ डेफिनेटली बहुत जरूरी है ऑफिस में अच्छा स्पेस मिले। अगर आप बीमार हैं तो आपको सपोर्ट मिले, लोग आपका, चलो ध्यान तो आपको खुद ही रखना है अपना, लेकिन लोगों का जो है इमोशनली सपोर्ट मिलता है तो काफी हेल्प मिलती है। जैसे हमारा ऑफिस है, हम एक कमरे में 4-5 लोग बैठते हैं, तो एक परिवार की तरह हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो काफी सपोर्ट मिलना चाहिए उनका। और अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बंदा इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता जितनी जल्दी रिकवर मैंने कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो है मेंटली भी एग्जॉस्ट होते हो, फिजिकली भी एग्जॉस्ट होते हैं, और एक तरह से आपको मॉरल सपोर्ट मिले तो बहुत ही ज्यादा जो है आपका मोराल जो बूस्टअप हो जाता है ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने का। बिल्कुल सही कह रहे हो तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मतलब जैसे भी आपका ट्रीटमेंट हुआ, एक्सटेंड हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, तो सिस्टम में क्या चेंजेस होने चाहिए थे कि टीबी ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो कि मतलब ट्रीटमेंट शॉर्ट हो जाता, वट एवर यू थिंक ये चीज होनी चाहिए थी ताकि आपको भी इतना सफर नहीं करना पड़ता। देखिए मेरा तो ये मानना है, जब मुझे स्टार्टिंग में एमडीआर डिटेक्ट हुआ तो ये मुझे प्राइवेट डॉक्टर्स को बता देना चाहिए था, क्योंकि पेशेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है। रिपोर्ट्स पढ़ने भी अब जाके आई है थोड़ी बहुत, क्या है इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर का फर्ज बनता है कि थोड़ा पेशेंट के लिए देखे कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज उसके लिए सही है। मेरा ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर चला होता तो मैं 2020 तक ठीक हो गया होता, ये सब दोबारा नहीं झेलना पड़ता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सकता है अब अगर टाइम से खत्म हो तो इस टाइम मैं ये सब बातें नहीं बोल रहा होता और लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल रही होती कि कहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सही बात है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है, जितना भी अगर आपका जैसे 3 से 4 साल, 4 साल तक आपका ट्रीटमेंट चला है, मेरा भी जैसे 4 से 5 साल तक ट्रीटमेंट चला है, अगर वो उतना नहीं चलता तो शायद इस टॉपिक के लिए हम इतना सीरियस नहीं हाँ होते, जी बिल्कुल। और इस वॉर में हम एक साथ नहीं होते, एनटीबी को के लिए हम एक साथ नहीं होते। सो जो चीज होती है इट हैपन्स फॉर अ रीजन। हाँ जी सही कह रहे हो आप, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी टीबी ड्रग शॉर्टेज बहुत चल रही है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, टीबी पेशेंट कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से भी, हर जगह ये चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट आई है हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री से कि ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, कि ये जो है एक मिथ है कि शॉर्टेज है, कि उनकी तरफ से तो पूरी वो स्टॉक आउट नहीं हुई है वैक्सीन। तो व्हाट डू यू थिंक कि कहाँ जैसे मतलब लूप होल हो सकता है? देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेरे पास भी कई पेशेंट्स का कॉल आता है या मैसेज आता है कि भैया मेडिसिन नहीं मिल रही है। स्टार्टिंग में तो क्या था, मैं अपने मतलब दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं मेडिसिन कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनको पहुंचा दिया करता था। लेकिन अब 1 महीने से क्या हो रहा है, किसी भी केमिस्ट पे, किसी भी फार्मा पे आप कहीं भी ऑर्डर दे दो, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है। डॉट सेंटर, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली मेडिसिन नहीं है। और अगर गवर्नमेंट, जैसे मैंने ही पढ़ा था, गवर्नमेंट ने कहा है कि मिथ है ये, ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन है हमारे पास स्टॉक। अगर स्टॉक है तो आप अवेलेबल क्यों नहीं करा रहे हो पेशेंट्स को? आप खुद सोचिए, एमडीआर पेशेंट्स जिनको इन मेडिसिन की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर उनको मेडिसिन नहीं मिलेगी तो उनको क्या होगा? उनका तो ऑटोमेटिकली रिलैप्स हो जाएगा। एक्स XDR, 3XDR, TDR यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और आपको क्या लगता है, अगर मेडिसिन नहीं मिलेगी पेशेंट्स को तो ऑल ओवर इंडिया से टीबी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म नहीं होगा, और लोगों को और दिक्कत होगी। जो नॉर्मल है उनको भी हो सकता है। अगर अभी भी लोग आवाज नहीं उठाएंगे कि मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए तो इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मेडिसिन सबसे जरूरी है। आप खुद सोचिए, जो पेशेंट है, जो अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, जो बेचारा अपने आप से ही लड़ रहा है एक तरीके से, उसको आप हथियार ही नहीं दोगे तो वो कैसे लड़ेगा? आपने तो बिल्कुल उससे सही। सब कुछ छीन रखा है। तो भाई अगर मेडिसिन आप कह रहे हो स्टॉक है तो प्रोवाइड कराइए, और नहीं करा रहे हैं तो एटलीस्ट सामने आके बोलिए हमारे पास नहीं है मेडिसिन। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक और भी चीज है जो आपको भी पता ही है कि टीबी पेशेंट्स बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज खुद नहीं कोई भी उठा रहा है, और ये भी एक इशू है।
क्योंकि वो एक होता है ना, इंटरनली चल रहा है, इंटरनली हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि टीबी मेडिसिन नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि टीबी पेशेंट को, मेरे ख्याल से टीबी वॉरियर्स जो है उनको आवाज उठानी चाहिए, उनको एक सामने आना चाहिए कि हमें नहीं मिल रही है दवाई, क्योंकि जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है वो भी इतना वॉरी नहीं कर रहे हैं। मीडिया भी चलो अपना काम कर रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जिस पर्सन की प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो ही नहीं बोलेगा तो आई थिंक एक मिस ही लगेगा। तो आई रिक्वेस्ट सबसे कि जो भी जिनको भी मेडिसिन नहीं मिल रही है सामने आए और अपनी बात रखें। आवाज उठाने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि लड़ो या समथिंग ऐसा, सिर्फ अपनी बात रखें ताकि जो है गवर्नमेंट को भी पता चले, ग्राउंड रियलिटी एक चेक हो कि मेडिसिन सच में ही अवेलेबल नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आप टीवी अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाते हो, हमारे ग्रुप की एक और है आरती, वो भी वीडियोस बनाती है। हमारे एक और मेंबर हैं गणेश आचार्य जी, वो ट्विट पे काफी एक्टिव रहते हैं। और जो पेशेंट्स है एटलीस्ट उनको आप आगे नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम साथ तो दे सकते हैं। ट्वीट को रिट्वीट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक बात पहुंचे। आपकी मेडिसिन की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तो आपको आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आपने मुझे फोन करके बोल दिया, मैसेज करके बोल दिया कि मेडिसिन नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपनी बात आगे लेके जानी है तो आपको आजकल जो माध्यम है उनका सही उपयोग करना पड़ेगा। हाँ वही बात है, क्योंकि 4 से 5 लोग पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं तो उससे नहीं होगा। उससे वो चीज क्लैरिटी होगी ही नहीं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, अंटिल अनलेस जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो बात करें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस टाइम जो मेडिसिन की शॉर्टेज है उसके लिए सबको ही बोलना पड़ेगा। 1 2 4 5 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। इवन लोग उनको ट्रोल और करने आ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो या ऐसा कुछ है। तो भैया जिसको प्रॉब्लम है, जिसको जरूरत है, सबसे पहले वो आगे आओ, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। नहीं तो आप बैठे रहोगे कि ये कमी है वो कमी है, रोना रोने से कुछ नहीं होगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। तो अभिषेक, मेरा अभी बस लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ, उसके बाद मैं रैप अप करूंगी। तो आप क्या एडवाइस जो है टीवी वॉरियर्स को देना चाहते हो? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप? आप क्या एडवाइस टीवी वॉरियर को देना चाहते हो, क्या सलाह देना चाहते हो उनको कि क्या करें कि जिससे वो ठीक रहे और अपना ट्रीटमेंट कम्प्लीटली पूरा करें, देखिए, मेडिसिन एडहेरेंस रहे? टीबी पेशेंट्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, अपना एक रूटीन सेट कीजिए। सुबह टाइम से उठिए, रात को टाइम से सोइए, अपना जो है प्रॉपर डाइट लीजिए। दवाइयों के साथ साथ दवाइयों का एक ही टाइम रखिए, दवाइयों के टाइम को बार बार चेंज ना कीजिए। उससे भी आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। और डाइट प्रॉपर ना लेने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे जरूरी है डाइट, मेडिसिन और प्रॉपर रेस्ट। ओके, सो गाइस, अभिषेक शर्मा इन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की है और बहुत सारी जो है एडवाइस भी दी, क्या क्या चैलेंजेस आई, कैसे इन्होंने टैकल किया। एंड ही गॉट इमोशनल एट वन पॉइंट, जहाँ पे कोई भी इमोशनल हो सकता है, क्योंकि अपने बच्चे से 4 साल दूर रहना जो है, और वो भी छोटा सा बेबी होता है, हमारे घर में बेबी है छोटा सा, अभी हुई है वो, तो उससे दूर रहना मुझे मुश्किल लगता है। मेरे भाई की लड़की है, उससे दूर रहना मुझे मुश्किल लगता है। तो एक खुद का बच्चा होना, उससे 4 साल दूर रहना इज वेरी बिग थिंग। और उस पॉइंट पे जब उनको बड़ी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वाइफ को भी जरूरत होती है, बच्चे को भी जरूरत होती है, वो भी चाहते हैं कि संभाले एक दूसरे को। लेकिन वो फेज जो है निकल चुका है, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस किया है और स्ट्रांगली से बाहर निकल के आए हैं। तो थैंक यू अभिषेक, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो और मच मैम, व्हाट्सएप पे आपको तो भी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो टीबी पेशेंट्स के लिए। रियली ग्रेटफुल टू यू। मुझे मोटिवेट करती है, और व्हाट्सएप पे तो हम कनेक्टेड ही हैं, हम और भी मुद्दों पे बात करते रहेंगे। बिल्कुल तो मैम। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टीवी वॉरियर सीरीज में नेक्स्ट वीक किसी और टीवी वॉरियर या सर्वाइवर के साथ। और इस लाइव सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ, और इसको मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। तो आपको ढेर सारा प्यार दीजिए, जितनी भी क्वेरीज है उसको शेयर कीजिए। और प्लीज 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 की जो टीबी ड्रग शॉर्टेज है उसके ऊपर अपनी बात रखिए, ट्विटर पे जाइए, वहां पे
पोस्ट की गई हुई है मिथ वर्सेस फैक्ट, उसके ऊपर अपनी बात रखिए कि एक्चुअल में टीबी ड्रग शॉर्टेज है। क्योंकि मेरे अकेले बोलने से, अभिषेक के अकेले बोलने से, आरती के अकेले बोलने से या दिनेश सर के अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को ही अपने जो होता है ना एक शेल, उससे निकल के बाहर आना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज फैक्ट जो है मिथ बन के ही रह जाएगा। थैंक यू सो मच। अब दिस लाइव सेक्शन को यहीं खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। मैम। बाय बाय।